नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कंप्लीट 2020 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमने सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और आपको ये आसानी से याद हो जाए और समझ में आए, इसलिए क्वेश्चंस को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे देश में ऐसा क्या हुआ जो उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है, देश में पहला, उत्तराखंड में पहला, या फिर उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ। और जैसे यूपी ट्रिपल एस सी कई बार किसी व्यक्ति का संबंध पूछ लेता है कि वो किस क्षेत्र से है, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति, निधन के प्रश्न भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा नियुक्ति, पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार और सम्मान, सरकारी योजनाएं, सरकारी पहल, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, कंप्लीट 2020 करंट अफेयर्स में हम 250 क्वेश्चंस और 2000 प्लस फैक्ट्स को देखेंगे। और ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखिए नेक्स्ट पार्ट कब तक आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस वीडियो को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अलग अलग पार्ट में आएगी, लेकिन जल्दी अगर आपका कोई एग्जाम है या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ पेड है। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे और फोन पे करना है। सिर्फ 15 रुपए आपको पे करने हैं और आपकी जो फ्री रिसिप्ट है इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट उसका भेजना है और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। आइए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि जो शुरुआती प्रश्न है इनमें यह डिस्कस किया गया है कि कौन सी चीजें उत्तराखंड और भारत में पहली बार हुई हैं। आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट किस स्थान यानी किस वेटलैंड, किस आर्द्र भूमि को घोषित किया गया है। तो इसका जवाब है उत्तराखंड के देहरादून स्थित आसन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला एवं भारत का 38वां रामसर साइट घोषित किया गया है। अब देखिए, उत्तराखंड का पहला है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि रामसर साइट क्या हुआ और वेटलैंड या आर्द्र भूमि का क्या अर्थ हुआ। तो देखिए, आसान सी भाषा में समझिए, वेटलैंड का अर्थ होता है दलदली भूमि यानी नमी युक्त भूमि। और यह जो भूमि होती है यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए अति महत्वपूर्ण होती है और इस भूमि के संरक्षण के लिए और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इन्हें रामसर साइट में स्थान दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए रामसर साइट क्या है, इसका नाम रामसर साइट क्यों पड़ा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं आसन रिजर्व के बारे में। तो देखिए, आसन रिजर्व ढालीपुर ढकलानी में स्थित है। डाक पत्थर से कुछ दूर यमुना नदी एवं आसन नदी के संगम पर स्थित है। आसन के रिजर्वायर को ढालीपुर लेक भी कहा जाता है। और देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है वो 444 हेक्टेयर है। रामसर द्वारा वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एवं संरक्षित करने हेतु रामसर साइट घोषित किया जाता है। अब देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 221 वेटलैंड्स हैं, जिनमें से 116 क्या है, मानव निर्मित हैं। रामसर साइट घोषित होने के लिए 9 मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से आसन ने 5 पूरे किए। अब देखिए, विश्व में वर्तमान में कुल रामसर साइट कितनी है, 2440। और वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट क्या है, कहाँ है, किस देश में है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे लगभग 170 क्या है रामसर साइट है और उसके बाद मैक्सिको का नंबर आता है। अब देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 41 रामसर साइट है। 41 नहीं 42 होता, कुल कितनी है, 42 रामसर साइट है। ध्यान दीजिएगा कितनी है, 42 रामसर साइट है और यह साउथ एशिया में क्या है, सर्वाधिक है। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट का है, उत्तर प्रदेश में कितनी, 8। अब देखिए, 39वीं रामसर साइट काबुल लेक वेटलैंड या जिसको कनवरताल भी कहा जाता है, जो कि कहाँ है, बेगूसराय बिहार में। 40वीं रामसर साइट कौन सी है, सूर सरोवर कीथम लेक उत्तर प्रदेश। 41वीं रामसर साइट कौन सी है, लोनार लेक महाराष्ट्र। और देखिए, 42वीं रामसर साइट कौन सी है, सोकार झील, कहां पर, लद्दाख में। कौन सी झील, सोकार झील, लद्दाख में। अब देखिए, रामसर साइट नाम क्यों पड़ा। तो देखिए, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, कब, 2 फरवरी 1971 को, कहां पर, इटली के रामसर में हुआ था, जहां पर क्या है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को पहचानना व उन्हें संरक्षित करना था, यह उसका उद्देश्य था। इसी वजह से क्या है, इसका नाम क्या रखा गया, रामसर साइट रखा गया। तो कब हुआ, यह कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। लेकिन यह क्या है, 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ। रामसर कन्वेंशन के कुल सदस्य कितने, 171। भारत ने रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। अब देखिए, चिल्का लेक उड़ीसा और क्योलाडो नेशनल पार्क राजस्थान भारत के सबसे पहले रामसर साइट्स है, इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है और देखिए, रेणुका झील भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए 2 फरवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, जो कौन सा है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। अब देखिए, 2019 की थीम थी वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, 2020 की थीम थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, 2021 की थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड एंड वाटर। अब देखिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1986 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम यानी नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम NWCP शुरू किया गया। और देखिए, एक टर्म है
द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसका अर्थ होता है जब रामसर साइट यानी जो वेटलैंड है ये खतरे की जद में हो तो उन्हें बचाने हेतु मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है। और भारत की 2 रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज हैं। कौन कौन सी? लोकटक झील मणिपुर और क्योलाडो नेशनल पार्क राजस्थान। ये क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि उत्तराखंड का पहला और भारत का 38वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया? आसन रिजर्व को, जो कहाँ है आपका? देहरादून में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? तो देखिए काफी सुर्खियों में रहा डोबरा चांटी पुल। यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज है। किस जनपद में है? टिहरी गढ़वाल में। अब देखिए टिहरी और प्रतापनगर को जोड़ने के लिए भागीरथी नदी पर यह पुल बनाया गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ? 9 नवंबर 2020 को। कुल लंबाई कितनी? 725 मीटर, 440 प्लस 260 प्लस 25 मीटर। डोबरा साइड 260 मीटर जमीन से जुड़ा है व चांटी साइड 25 मीटर जुड़ा है। और देखिए झूला पुल की कुल लंबाई 440 मीटर है। देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर जो सेक्शन है, यहाँ पर झूला पुल है, ये 440 मीटर है। अब यहाँ पर जो पोल दिख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक ये जमीन से जुड़ा हुआ है पीछे तक। तो डोबरा तक ये कितना है? 260 मीटर। और यहाँ से और चांटी तक ये कितना है? थोड़ा पीछे तक अगर ये पुल जुड़ा हो तो ये कितना है? 25 मीटर। इस प्रकार से टोटल लेंथ कितनी हुई? 260 प्लस 25 प्लस 440 यानी 725 मीटर। लेकिन ये जो झूला पुल है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ ये जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है? 440 मीटर। तो देखिए झूला पुल की लंबाई 440 मीटर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चौड़ाई 7 मीटर, 5.5 मीटर चौड़ी रोड और 75 सेंटीमीटर के दोनों साइड फुटपाथ है। समुद्र तल से ऊंचाई 850 मीटर है। टावर की लंबाई 58 मीटर है। अनुमानित उम्र लगभग 100 साल है। लगभग जो खर्चा 315 करोड़ रुपए का है। लाइट्स लगभग 5 करोड़ रुपए की लगी हैं और समय लगभग 14 साल का लगा है। अब देखिए इसको बनने में 14 साल का समय क्यों लगा, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहां पर आपको डोबरा चांटी पुल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए 2006 में पुल बनना शुरू हुआ था। शुरुआत में इसकी जो प्रस्तावित लंबाई थी वो 595 मीटर थी। 2008 में डिजाइन बदलकर लंबाई 725 मीटर कर दी गई। डिजाइन IIT रुड़की द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन इस पुल के डिजाइन में कुछ खामियां देखने को मिली। बाद में पुल का डिजाइन कोरियन कंपनी योसिन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंसल्टेंट ने बनाया और यह अक्टूबर 2014 में बनकर तैयार हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पुल किसने डिजाइन किया? कोरियन कंपनी ने। अब देखिए 14 साल में पुल बनकर तैयार हुआ और यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। और देखिए इसके अलावा डोबरा से पहले इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज कौन सा था? ब्योरंग ब्रिज, जिसकी लंबाई 300 मीटर थी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और उसका उद्घाटन 9 जनवरी 2019 को हुआ था। अब देखिए दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये कौन सा है? आक्सी केक्यो पुल। कौन सा? आक्सी केक्यो पुल यानी आक्सी केक्यो ब्रिज। ये कहां पर? आपका होंसा जापान में। लंबाई 1.9 किलोमीटर। देखिए इससे कितना बड़ा है? ये 725 मीटर है डोबरा चांटी और ये कितना है? लगभग 2 किलोमीटर। ठीक है। नदी कौन सी? यांगजी नदी। अब देखिए इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि सरकार द्वारा 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना पर कार्य कर रही है। इसके तहत टिहरी जिले को वाटर स्पोर्ट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए डोबरा चांटी के होने से क्या होगा? यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट ये कि इंडिया लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कौन सा? आपका डोबरा चांटी है। ठीक। अब देखिए इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांटी की गाथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा? शीशपाल गुसाई। पेज 208 है और विमोचन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने GEP यानी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, तो कौन है? उत्तराखंड। अब देखिए देश का पहला ऐसा राज्य है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की गणना करेगा। और देखिए 5 मार्च 2020 को इस दिशा में कार्य करने हेतु 5 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया। अब देखिए GEP की जो अवधारणा है, उत्तराखंड के पद्मश्री कब दिया गया? 2006 में। और पद्म भूषण कब? 2019 में। से सम्मानित अनिल प्रकाश जोशी जी द्वारा दी गई। यह जो अवधारणा, ये जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया? अनिल प्रकाश जोशी जी। इनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अनिल प्रकाश जोशी जी हैस्को संस्था के क्या हैं? संस्थापक हैं। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं तो उसमें क्या हुआ? अनिल प्रकाश जोशी जी आए थे, जहां पर उन्होंने बताया किस प्रकार से GDP के साथ साथ GEP की गणना करना जरूरी है। ठीक है। और इन्हीं की सोच का परिणाम है कि उत्तराखंड में क्या GEP की गणना की जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मॉस गार्डन। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला मॉस गार्डन
उत्तराखंड के किस जनपद में विकसित किया गया? तो देखिए मॉस क्या होती है, काई को बोलते हैं। तो कहाँ पर? नैनीताल में। तो देखिए नैनीताल जिले के लिंगाधार में खुरपाताल, इंपॉर्टेंट, लिंगाधार में खुरपाताल के पास भारत का पहला मॉस गार्डन नवंबर में खोला गया। अब देखिए उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध मिस्टर राजेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? मिस्टर राजेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। क्षेत्रफल कितना है? 10 हेक्टेयर। और देखिए इसे रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिए भारत में काई की 2300 प्रजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में काई की 339 प्रजाति पाई जाती है। इस गार्डन में 1200 मीटर लंबी ट्रेल बनाई गई है जहां अलग अलग मॉस का इतिहास देखने को मिलेगा। अब देखिए मॉस नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। देखिए आसान सी भाषा में समझिए कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? पौधों में भोजन और पानी को पहुंचाना। लेकिन जो मॉस होते हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। ये क्या होता है? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स कहते हैं या बीज रहित होते हैं। अब देखिए इनमें तना, पत्ती, जड़ नहीं होता, वह जड़ के स्थान पर इनमें राइजोइड्स होते हैं। और मॉस के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो देखिए भारत का पहला मॉस गार्डन कहां पर खुल रहा है? नैनीताल में, उत्तराखंड में। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज कहां बनाया गया? तो इसका सही जवाब है काला ढूंगी नैनीताल हाईवे पर। तो देखिए इको ब्रिज किसके लिए बनाया गया है? ये जानवरों के लिए बनाया गया है। लागत आई 2 लाख रुपए की, समय लगा 10 दिन का, 90 फुट लंबा, बांस, जूट और घास से बना हुआ पुल है। तो कहां पर बना? काला ढूंगी नैनीताल हाईवे पर। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां विकसित किया गया? तो कहां पर? हल्द्वानी, नैनीताल में। अब देखिए 5 जून 2020 यानी पर्यावरण दिवस के दिन यह बनकर तैयार हुआ। राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, कहां पर? हल्द्वानी में। और उत्तराखंड वन विभाग द्वारा यह बनाया गया है। क्षेत्रफल है 18 एकड़ और पौधों की लगभग 500 प्रजातियां यहां पर पाई जाएंगी। तो यहां पर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां विकसित किया गया? तो कहां पर? हल्द्वानी, नैनीताल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस में? उत्तराखंड में। अब देखिए भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पार्क का उद्घाटन नैनीताल के प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेट्सक ने किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। तो देखिए जो परागणकर्ता पार्क है कहां पर? आपका हल्द्वानी, नैनीताल जनपद में। इसका उद्घाटन किसने करा? पीटर स्मेट्सक ने। और ये भारत का क्या है? पहला पॉलिनेटर पार्क है। अब देखिए इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना, इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों में जागरूकता पैदा करना और परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना, जिसमें प्रवासी खतरा और परागणकर्ताओं पर प्रदूषण का प्रभाव शामिल है। तो क्वेश्चन है कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कहां पर? उत्तराखंड में किया गया। अब देखिए नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क कहां विकसित किया गया? तो कहां पर? हल्द्वानी, कुमाऊं में। अब देखिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या से श्रीलंका के मध्य भगवान राम 4 तरह के जंगलों से होकर गुजरे। कौन कौन से थे? चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी और किष्किंधा। वहीं अशोक वाटिका का संबंध माता सीता और द्रोणागिरी का संबंध भगवान हनुमान से है। अब देखिए रामायण के अरण्यकांड नामक खंड में श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास का विस्तृत वर्णन है। और वाल्मीकि रामायण में 139 प्रजातियों का क्या है? वर्णन है। अब देखिए उत्तराखंड वन विभाग द्वारा इन प्रजातियों पर रिसर्च कर पाया गया कि 90% प्रजातियां अब भी मौजूद हैं। और लंबे रिसर्च के बाद ग्रीन रामायण पार्क को हल्द्वानी बायोडाइवर्सिटी पार्क में 1 एकड़ जमीन पर विकसित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्लांट्स के नाम संस्कृत में व इनसे संबंधित सभी श्लोक लिखे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो कहाँ पर? हल्द्वानी में। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो कहाँ पर? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। तो देखिए भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है वो कहाँ पर है? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। अब देखिए जो पार्क है वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा विकसित किया गया है। क्षेत्रफल 1.5 एकड़ है। लाइकेन थैलोफाइटा ग्रुप की एक प्रजाति है। और देखिए लाइकेन शब्द का पहली बार प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रास्टस ने किया था। और देखिए लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है और लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा विश्व में लाइकेन की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 2,714 भारत में है। और देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लाइकेन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कहां पर? उत्तराखंड में लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे ज्यादा लाइकेन प्रजाति पाई जाती है? कहां पर? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। लगभग कितनी? 150 प्रजाति पाई जाती है। और यहीं पर क्या है? भारत का पहला, किसका? भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है,
उत्तराखंड का पहला स्नेक पार्क और कैक्टस पार्क किस जनपद में बनाया गया है? तो कहां पर? देहरादून जनपद में बनाया गया है। तो देखिए वन मंत्री कौन है? डॉक्टर हरक सिंह रावत जी। इनके द्वारा दून चिड़ियाघर में स्नेक पार्क का उद्घाटन किया गया। कहां पर? दून जनपद में। अब देखिए नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कहां बनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का पहला। तो देखिए आनंद वन देहरादून के झादरा वन रेंज में उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट बनाया गया है। यह राज्य के जीवों और वनस्पतियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। और देखिए 43 लाख रुपए की लागत से 3 साल में विकसित आनंद वन 50 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर 52 शक्तिपीठ थीम पार्क बनने जा रहा है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां पर? कनखल हरिद्वार में। अब देखिए इसका निर्माण 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन पर्यटन योजना के तहत किया जा रहा है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना चलाई जा रही है। अब देखिए ये योजना क्या है? जो जनपद है 13 जनपद, इनके 13 स्थानों में क्या है? 13 पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया टिहरी में क्या है? वाटर स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जा रही है। इसी प्रकार से कनखल हरिद्वार में क्या है? 52 शक्तिपीठ थीम पार्क बनाया जा रहा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला बुरांस का जंगल कहां तैयार किया जा रहा है? तो देखिए उत्तराखंड का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करे, यानी उत्तराखंड में पहला या फिर भारत में पहला, इस टाइप के। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ? नैनीताल में। फिर भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर? हल्द्वानी में। नेक्स्ट आया था भारत का पहला ग्रीन डायमंड पार्क कहाँ पर? हल्द्वानी में। ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज कहाँ पर? काला ढूंगी नैनीताल हाईवे पर। इसके अलावा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर? हल्द्वानी में। और ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला बुरांस का जंगल कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो कहाँ पर? मसूरी वन प्रभाग के थतुड़ ब्लॉक के जौनपुर रेंज के बुरांस खंडा में। क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर। राज्य का राजकीय वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन ऑर्बियम है। 1504 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और इसके अलावा 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट होती है और वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। किसे? बुरांस को। और इसका जो जंगल वो कहाँ तैयार किया जा रहा है? वो बुरांसखंडा में तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है देश का पहला एनिमल क्वारंटीन सेंटर किस पार्क को घोषित किया गया? तो किसे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब किया गया? 14 अप्रैल 2020 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व जहां सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो कौन सा? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यह नैनीताल में स्थित है। एशिया का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का पहला टाइगर रिजर्व है। 1973 में यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य बाघों की संख्या में वृद्धि करना था। और देखिए विश्व का सर्वाधिक बाघ जनघनत्व वाला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क रखा गया था। और देखिए पार्क से रामगंगा नदी गुजरती है, इसलिए इसका नाम बाद में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1957 में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इसका क्षेत्रफल पौड़ी और नैनीताल में 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हाल ही में इस रिजर्व में 2 दुर्लभ प्रजाति के जीव सफेद सांबर और फिशिंग कैट देखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व जहां सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो कौन सा है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ खोजी गई? तो कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट कस्बे में। तो देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन वर्डविंग तितली पाई गई। इससे पहले दक्षिणी वर्डविंग सबसे बड़ी तितली घोषित थी। भारत की सबसे बड़ी तितली मादा गोल्डन वर्डविंग है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रोइडस एगस है। क्या है? ट्रोइडस एगस। अब देखिए तितली क्या है? लेपिडोप्टेरा वर्ग में आती है। यह तितली मई से अगस्त तक पाई जाती है। कौन सा? मादा गोल्डन वर्डविंग। अब देखिए हाल ही में गोल्डन वर्डविंग और 24 अन्य प्रजातियों की तितलियों की नई मापों की जानकारी लाइफ हम्स पर होने वाले शोध के लिए प्रकाशित किए जाने वाले त्रैमासिक समाचार पत्र कौन सा? बायोनोट्स के नवीनतम अंक में प्रकाशित की गई थी। अब देखिए बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? नैनीताल भीमताल। और देखिए बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के पीटर स्मेट्सक और यूनान विश्वविद्यालय के चीनी विज्ञान अकादमी के सृष्टिपंत इस अध्ययन के लेखक हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जो भारत की सबसे बड़ी तितली है कौन सी? मादा गोल्डन वर्डविंग। ये कहाँ पाई गई? ये पाई गई उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट कस्बे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ विकसित किया गया? तो कहाँ पर?
उत्तरकाशी जनपद में। तो देखिए इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तरकाशी जनपद के भैरो घाटी ब्रिज के लंका नामक स्थान पर बनाया जाएगा। तो कहां पर है? उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान पर। लागत 5.5 करोड़ रुपए। अब देखिए उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यूएनडीपी मिलकर 6 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम सिक्योर हिमालय है। अब यहां पर देखिए सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिंग लिवलीहुड्स कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इको सिस्टम। अब देखिए सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट है यह 2017 में लॉन्च किया गया था और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के सब प्रोजेक्ट के तहत स्नो लेपर्ड का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर आप यह भी याद रखिएगा कि यह क्या है? सिक्योर हिमालय का सब प्रोजेक्ट है। अब देखिए रिसर्च के आधार पर उत्तराखंड में वर्तमान में 86 हिमतेंदुए हैं। इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान द्वारा 1972 में इसे लुप्त प्राय प्रजाति में शामिल किया गया और 2017 में इस प्रजाति को संकटग्रस्त श्रेणी से हटाकर कम जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया। अब देखिए हिम तेंदुआ 3000 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह नंदा देवी जैव विविधता क्षेत्र, गंगोत्री नेशनल पार्क, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और देखिए 23 अक्टूबर 2019 जब क्या होता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है हिम तेंदुआ दिवस। क्या मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस। हिम तेंदुआ दिवस के दिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने हिम तेंदुओं की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वह हिम तेंदुओं की संख्या का आकलन करने के लिए पहली राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया। कब किया? 23 अक्टूबर 2019 को। और भारत में हिम तेंदुओं की संख्या का आकलन करने का यह पहला कार्यक्रम है। अब देखिए स्नो लेपर्ड क्या होता है? बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं माउंटेन्स में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? घूस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां पर बनाया जा रहा? तो कहां पर? उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 19वां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है कि विद्युत उत्पादन हेतु उत्तराखंड की पहली पिरूल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कब हुआ, कहां किया गया? तो देखिए उत्तराखंड की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए 30 सितंबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा पिरूल से विद्युत उत्पादन हेतु पिरूल पावर प्रोजेक्ट का चकोन धनारी गांव डुंडा ब्लॉक उत्तरकाशी में उद्घाटन किया गया। अब देखिए पिरूल क्या होता है? तो जो चीड़ का पेड़ होता है इसकी पत्तियों को पिरूल कहा जाता है, जिसे गढ़वाल में पिल्टा भी कहा जाता है। तो इस पिल्टे से क्या होगा? बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां पर खोला गया? पहला उत्तराखंड का चकोन धनारी गांव डुंडा ब्लॉक उत्तरकाशी। परियोजना का नाम क्या है? गंगाड़ी पिरूल प्लांट। तकनीक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? तो कौन सा? बायोमास गैसिफिकेशन। और क्षमता कितनी है? 25 किलोवाट। अब देखिए लागत है 25 लाख और इस परियोजना के तहत चीड़ के पेड़ की पत्तियों से बिजली बनाई जाएगी। अब देखिए UREDA यानी उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में भी यह प्लांट्स खोले जाएंगे। अब देखिए पिरूल क्या है? चीड़ के पेड़ की पत्ती होती है। अब देखिए यहां पर क्या है, क्या होगा? चीड़ के पेड़ की पत्तियों से बिजली बनाई जाएगी। तो ये क्या रिसेंट टॉपिक है, तो हो सकता है किसी एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइनस रॉक्सबर्गी। ऊंचाई 30 से 50 मीटर। इससे लीसा यानी रेसिन निकाला जाता है। अब देखिए उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ 3,43,000 हेक्टेयर में फैले हैं। इसके अलावा 20 लाख मीट्रिक टन पिरूल प्रतिवर्ष उत्तराखंड में उत्पादित होता है। कितना? 20 लाख मीट्रिक टन। और हर साल ये क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। अब क्या होगा? अब इसका प्रयोग क्या होगा? बिजली बनाने में किया जाएगा और इससे लगभग 200 मेगावाट तक बिजली उत्पादित की जा सकती है। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैसीफायर में पिरूल को जलाने के पश्चात देखिए जो बायोमास गैसिफिकेशन की प्रोसेस है इसमें क्या होता है? ये पिरूल होता है, इसको जलाया जाता है और इससे उत्पादित गैसें कौन कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। याद कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन। और देखिए यूपीसीएल क्या करेगा, यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह 7.54 प्रति यूनिट में क्या करेगा? पिरूल से बनी बिजली खरीदेगा। तो यहां पर क्वेश्चन यही था कि जो भाई उत्तराखंड का पहला क्या है? पिरूल विद्युत परियोजना वो कहां पर खोली जा रही है? तो कहां पर? आपका उत्तरकाशी जनपद में डुंडा ब्लॉक और चकोन धनारी गांव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 20वां प्रश्न है कि भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज कहां बनाया जाएगा? तो कहां पर? ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पुल के स्थान पर। तो देखिए 94 वर्षों से ऋषिकेश की पहचान बने लक्ष्मण झूले के बराबर में गंगा पर देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जाएगा। तो किस नदी पर? गंगा नदी पर। और किस स्थान में? ऋषिकेश में। आप देखिए चौड़ाई 8 मीटर, लंबाई 132.3 मीटर, बीच में 2.5 मीटर चौड़ी रोड बनाई जाएगी। कांच की मोटाई 3.5 इंच होगी और यह प्रति वर्ग मीटर 750 किलो बोझ सह सकेगा। और देखिए इसके अलावा ब्रिज में इस्तेमाल होने वाले लोहे के खंभे और छड़ आम मटेरियल से ज्यादा मजबूत होंगे। दोनों किनारों पर 7 फीट ऊंची रेलिंग लगेगी। इसमें कांच के 2 फर्श होंगे। लक्ष्मण झूला के बराबर में बनने वाले इस ब्रिज का फर्श मजबूत पारदर्शी कांच का होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज कहां बनाया जाएगा? ऋषिकेश में, गंगा नदी पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार यानी जो क्या करता है? मौसम का पूर्वानुमान लगाता है,
डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ? देखिए नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर में। अब देखिए नैनीताल में शीतोष्ण बागवानी संस्थान है, कहां पर? नैनीताल में। इसके अंदर ही राज्य का पहला डॉपलर रडार लगाया गया है। रडार को हैदराबाद की कंपनी ऑस्ट्रो माइक्रोवेव द्वारा 10 करोड़ की लागत से बनाया गया और 100 किलोमीटर के दायरे में क्या करता है? काम करता है। अब यह काम किस प्रकार से करता है, इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा थेरेपी सेंटर कहां खोला गया? इंपॉर्टेंट है, कहां पर? देखिए हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में क्या है? उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा थेरेपी सेंटर खोला गया। और देखिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया? नई दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट है, देश का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान जिसका स्वयं का हेलीपैड एवं एयर एम्बुलेंस है। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। तो कौन सा? एम्स ऋषिकेश। ध्यान से समझिए कि एम्स ऋषिकेश इस देश का पहला ऐसा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है जिसका स्वयं का हेलीपैड है एवं एयर एम्बुलेंस है। देखिए भारत का सबसे पुराना एम्स कौन सा है? दिल्ली है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अब देखिए 2012 में, कब? 2012 में, जब प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। उस समय 6 एम्स की स्थापना हुई थी, जिसमें से एक ऋषिकेश एम्स है। तो यानी ऋषिकेश एम्स की स्थापना कब हुई? 2012 में हुई। एम्स का पूरा नाम क्या है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि भारत का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान जिसका स्वयं का हेलीपैड एवं एयर एम्बुलेंस है, तो कौन है? ऋषिकेश एम्स। अब देखिए इसके फायदे क्या होंगे और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य का पहला ओडीएफ प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो कौन सा है? टिहरी जनपद का चंबा शहर। चंबा शहर को क्या है? स्वच्छ भारत के तहत क्या है? ओडीएफ प्लस शहर घोषित किया गया। अब देखिए चंबा शहर प्रदेश की पहली निकाय है जिसे खुले से शौच मुक्त अभियान में डबल प्लस घोषित किया गया है। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड को 18 फरवरी 2018 को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड को ओडीएफ कब घोषित किया गया? 18 फरवरी 2018 को। और यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014, यानी गांधी जयंती के दिन। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जहां शिक्षा सुधार हेतु स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा शुरू हुई, तो कौन सा है? उत्तराखंड। वर्चुअल क्लासरूम का क्या मतलब हुआ? टीवी स्क्रीन के माध्यम से यानी फिर सैटेलाइट के माध्यम से बच्चों को, दूर दराज के जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना? शिक्षा सुविधा मुहैया कराना। ये क्या है? इसका मतलब हुआ वर्चुअल क्लासरूम। तो कहां पर है? उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर यह कार्य शुरू किया गया। नेक्स्ट है, नो सिग्नल एरिया में संचार सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? क्या कहने का मतलब है कि जहां पर नो सिग्नल एरिया है यहां पर संचार सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। अब देखिए QDA कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। QDA यानी क्विक डिप्लॉयबल एंटीना तकनीक से संचार सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि QDA तकनीक से संचार सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड देश में पहला राज्य है जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। वर्तमान में देश में NDRF और पैरामिलिट्री फोर्सेज ही इसका उपयोग कर रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नए कम्युनिकेशन सिस्टम यानी QDA क्विक डिप्लॉयबल एंटीना का शुभारंभ किया है। और देखिए इसके तहत क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA देहरादून उत्तराखंड कंट्रोल रूम से प्रदेश के चमोली जिले के मलारी, पिथौरागढ़ जिले के गूंजी और देहरादून के त्यूणी क्षेत्र के प्रधान और गांव वालों से QDA से संपर्क स्थापित कर सिस्टम का उत्तराखंड में शुभारंभ किया। तो देखिए QDA तकनीक इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अब नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित हुई, तो देश का पहला राज्य कौन सा ऐसा? उत्तराखंड। घोषणा कब हुई? 28 मई 2020। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई यानी घोषणा कब हुई? 28 मई 2020। अब देखिए इसके तहत होगा क्या? इसके तहत इसके अंतर्गत विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 25 लाख और सर्विस क्षेत्र में 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला UHTH जर्मन टेक्नोलॉजी वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर लगाया गया? यानी वेस्ट यानी जो कचरा है, कचरे से बिजली बनाने का जो प्लांट है वो कहां पर लगाया गया? तो कहां पर? रुड़की
हरिद्वार में। और देखिए इससे रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर और पंतनगर जो कि उधम सिंह नगर जनपद में आता है, यहां पर बनाया जा रहा है। तो देखिए 30वां प्रश्न है एग्रीकल्चर लीजिंग पॉलिसी, यानी देश में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है? उत्तराखंड। तो देखिए सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। किसानों द्वारा 30 साल के लिए भूमि लीज पर देने के एवज में किसानों को भूमि का किराया दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला रिसर्च निदेशालय कहां पर बनाया जाएगा। तो कहां पर? चौबटिया रानीखेत में। अब देखिए रानीखेत स्थित उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशालय में यह रिसर्च निदेशालय स्थापित किया जाएगा। कहां पर? रानीखेत में, जो क्या है आपका उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का जो निदेशालय है। अब देखिए यह क्यों बनाया जाएगा? फसलों की उत्पादकता बढ़ाने एवं किसानों को फल एवं सब्जियों की नई प्रजाति और तकनीक उपलब्ध कराने के लिए। यहां पर यह भी जान लीजिए कि सुबोध नियाल जी क्या हैं? कृषि एवं उद्यान मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में पहली बार किन जिलों से पैरामीटर साहसिक हवाई खेल की शुरुआत की जा रही है। तो कहां से? पौड़ी से। अब देखिए पैरा मोटरों का इटली से आयात किया गया है। तो पैरामीटर साहसिक हवाई खेल की शुरुआत किस जनपद से की जा रही है? पौड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का पहला पैदाइशी, यहां पर हार्ट नहीं, हार्ट होना था, हार्ट यानी दिल, हार्ट रोग मुक्त जिला कौन सा बना है। तो कौन सा? अल्मोड़ा। तो देखिए उत्तरायण फाउंडेशन द्वारा हैप्पी हार्ट कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? हैप्पी हार्ट कार्यक्रम, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले में पैदाइशी रोग पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज व जरूरी होने पर सर्जरी की जाएगी। यह 13 मार्च 2020 से शुरू हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो कहां पर? देहरादून में। और देहरादून की स्थापना कब हुई? 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है। तो नो डाउट कौन सा है? उत्तराखंड। तो देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2018 रिपोर्ट ने लगाई मोहर। क्या मोहर लगाई? कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं। लूट या चोरी में गई संपत्ति की बरामदगी में उत्तर भारत में उत्तराखंड अव्वल। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर अपराध दर में भी उत्तरी राज्यों में उत्तराखंड अव्वल रहा है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2018 रिपोर्ट के अनुसार लूट, डकैती, चोरी के मामले में उत्तराखंड का भारत में तीसरा स्थान है और उत्तरी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का पहला स्थान है। तो देखिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय खतरे वाले पौधों की संरक्षण रिपोर्ट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तराखंड। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के पहले आईएम का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल मास्टर कौन बने? सक्षम रौतेला। तो सक्षम रौतेला क्या उत्तराखंड के पहले इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। बागेश्वर जिले के रहने वाले सक्षम रौतेला को विश्व शतरंज संस्था कौन सी? फिडे ने इंटरनेशनल मास्टर यानी आईएम के खिताब से नवाजा है। उम्र कितनी इनकी? 16 साल। और खेल कौन सा? शतरंज। अब देखिए क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि सक्षम रौतेला का संबंध किस क्षेत्र से या फिर किस खेल से है। तो क्षेत्र कौन सा? खेल। और खेल कौन सा है? शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कोविड-19 का टेस्ट किट बनाया। तो कौन है? नितिन सोमवाल, जो कि कहां से? रुद्रप्रयाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला ट्रेन चालक या फिर पहली महिला लोको पायलट तो कौन है? अंजलि शाह। अब इनका संबंध कहां से या फिर ये किस गांव से है? रिखणीखाल ब्लॉक, बामसू गांव, पौड़ी गढ़वाल। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, पहली लोको पायलट कौन है? अंजलि शाह। और ये किस जनपद से? पौड़ी गढ़वाल, रिखणीखाल ब्लॉक और बामसू गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला आवासीय स्कूल कहां खुलेगा? तो कहां पर? जयरीखाल, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु चिकित्सा में फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला उत्तराखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? पंतनगर विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा में फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला उत्तराखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में बाघों की गणना करने पर किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ पाए गए? तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखिए बाघों की संख्या के हिसाब से भारत के 3 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी 3 मुख्य नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक और नागरहोल नेशनल पार्क कहां का? कर्नाटक। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका नाम है NTCA यानी राष्ट्रीय बाघ
संरक्षण प्राधिकरण बाघों के संरक्षण हेतु कार्य करता है व इनकी जनगणना करता है। पहली बार जनगणना कब करी? 2006 में, फिर 2010 में, 14 में और 2018 में। अब देखिए 2018 में भी बाघों की गणना की गई। कुल संख्या कितनी पाई गई? 2917। प्रथम स्थान पर कौन था? मध्य प्रदेश, यहाँ पर 526 बाघ पाए गए। दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड, जहां पर क्या है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 442 बाघ पाए गए थे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को नेशनल पार्क के आधार पर की गई गणना की रिपोर्ट जारी की गई। तो 29 जुलाई को क्या हुआ? पहले राज्यों में क्या गणना की गई थी, लेकिन 29 जुलाई 2020 में क्या हुआ? किसके आधार पर गणना की गई? नेशनल पार्क के आधार पर। और सर्वाधिक बाघ यानी 266 बाघ, कितने? 266 बाघ कहां पर पाए गए? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए गए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई नेशनल पार्क में गणना के आधार पर सर्वाधिक बाघ किस पार्क में पाए गए? तो कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड में हाथियों की संख्या कितनी पाई गई? तो कितनी पाई गई? 2026। तो 2020 में कितनी पाई गई? 2026। और देखिए प्रतिवर्ष इंपॉर्टेंट है 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 44वां प्रश्न है, बीबीसी द्वारा वुमेन ऑफ 2020 सूची में शामिल किया गया। तो किसे शामिल किया गया? उत्तराखंड की रिधिमा पांडे को। तो देखिए दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की बीबीसी ने एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में बीबीसी ने उत्तराखंड के हरिद्वार की 13 वर्षीय रिधिमा पांडे को भी जगह दी है। रिधिमा पांडे एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो देखिए क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, रिधिमा पांडे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह क्या है? पर्यावरण कार्यकर्ता है। किस जनपद से? हरिद्वार से। अब देखिए रिधिमा उस वक्त खबरों में आई थी जब उन्होंने 9 साल की उम्र में जलवायु परिवर्तन को लेकर कदम न उठाने पर भारत सरकार के खिलाफ केस दाखिल किया था। और इसके अलावा साल 2019 में 15 अन्य बाल याचिकाकर्ताओं के साथ मिलकर रिधिमा ने संयुक्त राष्ट्र में 5 देशों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीसी द्वारा वुमेन ऑफ 2020 सूची में शामिल किया गया किसे? 13 वर्षीय रिधिमा पांडे को। अब देखिए 45वां प्रश्न है, और अब जो क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है? निधन से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अभी तक हमने डिस्कस किया उत्तराखंड में पहली बार कौन सी चीजें हुई या फिर किन योजनाओं और कार्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है। साथ ही हमने यह भी जाना कि भारत में ऐसा कौन सा कार्य या योजना लागू हुई जिसे क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला मॉस गार्डन, भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क। इसी प्रकार से हमने उत्तराखंड के संबंध में भी समझा, उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज, उत्तराखंड की पहली रामसर साइट, उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट, उत्तराखंड का पहला बुरांस का जंगल, और हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड की पहली लोको पायलट, उत्तराखंड का पहला इंटरनेशनल मास्टर यानी IM। तो इस प्रकार से हमने क्या है इस पैटर्न के तहत इन क्वेश्चन को समझा। तो अब आप पैटर्न समझ गए होंगे। अगर आप इस पैटर्न से याद करने की कोशिश करेंगे तो याद करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। देखिए मैंने पूरी कोशिश की है कि क्वेश्चन को क्या करें, कैटेगरी में डिवाइड करें ताकि आप लोगों के लिए क्या हो, सुविधा हो। अब देखिए बात करते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, उनके गृह जनपद और उनसे संबंधित क्षेत्र की, क्योंकि कई बार यूके ट्रिपल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा, उनका गृह जनपद पूछ लिया जाएगा या फिर उनसे संबंधित क्षेत्र पूछ लिया जाएगा। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो अभी हम फिलहाल 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के डिस्कस करेंगे ताकि आप पैटर्न को समझ जाएं। तो देखिए पहला यानी 45वां प्रश्न है, दिनेश कंडवाल का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वे क्या थे? पर्यावरणविद और पत्रकार थे। नेक्स्ट है, पत्रकारिता की शुरुआत भैरव धुलिया के अखबार तरुण हिंद में बतौर पत्रकार उन्होंने की थी। और देखिए 2010 में अपनी पत्रकारिता को व्यावसायिकता देते हुए देहरादून डिस्कवर नामक पत्रिका का नाम RNI को अप्रूव के लिए भेजा। वह 10 अक्टूबर 2011 को उनकी मैगजीन का विधिवत प्रकाशन हुआ। तो दिनेश कंडवाल का संबंध यानी वे क्या थे? पत्रकार और पर्यावरणविद। और देखिए 46वां प्रश्न है, वर्ष 2020 में यानी नवंबर 2020 में विश्व मोहन बडोला का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? फिल्म अभिनेता है और वे कहां से हैं? यमकेश्वर ब्लॉक से हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज पहले पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट से हम 47वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको पैटर्न कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एटलीस्ट 10 व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक में आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।